कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब अदाकार हैं जो बारी बारी अपना किरदार अदा करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी की दास्तान आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन वाक़यात पर मबनी है, और अगर ये वाक़यात ख़ुद मुझ पर ना बीते होते तो मैं भी इस दास्तान पर यकीन न रखता। मेरा नाम आयान है और मैं तहसील दीना के शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर एक गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद मोहम्मद आरफ एक कनात पसंद इंसान थे और इलाके के जागीरदार मुजफ्फर शामानी के मुंशी थे। उन दिनों मेरी उम्र महज 10 साल थी जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वालिदा अजरा खातून एक 10 साला बेटे की मां होने के बावजूद एक खुबरू और स्मार्ट खातून थी। वो कहीं से भी 10 साला बेटे की मां नहीं दिखाई देती थी। शौहर के इंतकाल के बाद घर के माशी निज़ाम की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी तो जागीरदार मुजफ्फर के कहने पर हवेली में मुलाजिम हो गई, मगर चंद महीने बाद ही हवेली की छत से गिरकर हलाक हो गई। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि उनकी मौत में जागीरदार का हाथ है, लेकिन ज़बरदस्त के आगे ज़ेर दस्त की नहीं चलती। जागीरदार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में न थी और कानून उसका ज़र खरीद गुलाम था। मैं अपने चचा गुलजार अहमद के घर रहने लगा। फारीना उनकी इकलौती बेटी जो कि मुझसे साल 2 साल ही छोटी होगी। मेरे वहाँ आकर रहने से उसे खेलने के लिए साथी मिल गया। हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। चाचा और चाची ने मुझे अपनी हकीकी औलाद की तरह ही पाला और गांव ही के एक गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक मैंने किया, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि करीबी कस्बे में था वहां से बमुश्किल इंटर तक तालीम हासिल की। इसके बाद गांव की पगडंडियों पर अपने आवारा दोस्तों रिजवान और आदिल के साथ इधर उधर खाक छानता और आवारागर्दी करता रहता। हम तीनों दोस्त लावाली और शरीर थे और पूरा गाँव हम तीनों की हरकतों से नला था। कभी किसी की मुर्गी चुरा ली और कभी सुनसान मकाम पर जाकर खुश टहनियों की मदद से आग जलाकर भूनी और खा ली। इस काम के लिए हमने गांव में एक रेस्ट हाउस मुंतखब कर रखा था जहां जाते हुए गांव के रिहायशी डरते थे। इस कदीम रेस्ट हाउस के बारे में मशहूर था कि यहाँ जिनों और भूतों का बसेरा है। उन्हीं दिनों मुझे देवमलाई कहानियाँ पढ़ने की लत लग गई। कहानियाँ पढ़ते वक्त मैं खुद को इन्हीं कहानियों का किरदार समझने लगता। मैं अक्सर सोचता कि काश कोई जादूगर मुझे मिल जाए जिसका चेला बनकर मैं जादू सीखूं या किसी जिन को तस्खीर कर लूं और रातों रात अमीर बन जाऊं। मैंने बुक स्टॉल से मावराई उलूम की चंद किताबें खरीदी और सिलसिले में काफ़ी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। रिजवान और आदिल ने बहुत समझाया कि ये उलूम सीखने के लिए इन उलूम के माहिर की रहनुमाई ज़रूरी है। उनकी समझाई हुई बात मेरी समझ में आ गई। उन दिनों मेरी उम्र महज 20 या 21 साल थी। मैं एक रोज़ घर से बताए बगैर निकला और मावराई उलूम के माहिर की तलाश में सरगर्दा हो गया। मुझे घर से निकले हुए दूसरा रोज़ था और अब तक मुझे इस सिलसिले में कोई कामयाबी ना हुई थी। मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहा और रात को किसी न किसी मस्जिद में पढ़ के सो जाता। मेरे साथ चंद कपड़े और मावराई उलूम सीखने की चंद किताबें थीं। तीसरे रोज़ मैंने सोचा क्यों ना दोबारा खुद ही कुछ सीखने की कोशिश करूँ। इन किताबों में एक किताब तस्खीर हमजाद भी थी। उस किताब में हमजाद को तस्खीर करने के बहुत से अमलियात दर्ज थे, जिनमें से एक एक अमल मुझे कदरे आसान लगा। इस अमल के लिए दरिया का किनारा होना ज़रूरी था। शाम होते ही मैं दरियाए जेहलम के किनारे जा पहुंचा और सूरज के डूबते ही किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक दरिया के किनारे बैठ गया। अभी मैंने अमल शुरू भी नहीं किया था कि अल्लाह का नारा फिजा में गूंजा। मैंने आवाज़ की सिमत देखा, वो कोई मजजूब था। उसका लिबास मैला कुचैला और जगह जगह से फटा हुआ था। सर और दाढ़ी के बाल झाड़ जनकार की तरह बड़े थे। उसका हुलिया बहुत ही खस्ता था। वो चलता हुआ मेरे करीब आया और अपनी अंगारा देखती आंखें मुझ पर मरकूज कर दीं। कुछ देर बाद उसके लब हिले और उसकी पुरजलाल ठोस आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कमज़ोर सहारे क्यों तलाश करता है? अपनी उम्मीदें उससे वाबस्ता रख जिसने तुझे पैदा किया। बाकी सब धोखा है, फरेब है। मैं अपनी जगह से उठा और उसके कदमों से लिपट गया। बाबा जी, मैं हमजाद को तस्खीर करना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। मैं समझ चुका था कि बज़ाहिर दीवाना लगने वाला वो शख्स कोई ना कोई मकाम रखता है। वो कहने लगा, बेवकूफ़ मत बन, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। दुनिया के पीछे भागने वालों को दुनिया ठोकर मार देती है। मजरूब ने मुझे अपने कदमों से हटाना चाहा।
मैं कुछ नहीं जानता, जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। मैं गिरिया जारी करता हुआ बोला और उसके कदमों से लिपटा रहा। उसने मुझे समझाना चाहा मगर मैं अपनी बात पर कायम रहा। ठीक है, तू दुनिया ही चाहता है तो तेरी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, कामयाब होने के बाद दूसरों के काम आना और किसी का दिल मत दुखाना। उसने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया और मेरा हाथ थामकर एक तरफ चलने लगा। काफ़ी देर बाद हम आबादी से दूर एक पुराने कब्रिस्तान में जा पहुंचे जो वीरान और सुनसान था। रात के 11 बजे इस वीरान और सुनसान कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे खौफ सा महसूस हुआ। उसने मुझे कब्रिस्तान के एक वीरान गोशे में बैठने की ताकीद की और तस्खीर हमजाद के मौजू पर समझाने लगा कि इस अमल के दौरान मुझे क्या करना होगा। फिर मुझे वहीं बैठे रहने की ताकीद करने के बाद वो कब्रिस्तान से निकल गया। उसकी वापसी कुछ देर बाद हुई। अब उसके हाथ में एक बड़ी सी बोतल जिसमें चंबेली का तेल मौजूद था और चिराग नजर आ रहा था। कब्रिस्तान में बहुत ही मखदूश हालत में एक खाली लावारस झोंपड़ी थी और झोंपड़ी में बैठने के लिए उसने मुझसे कहा। वो कुछ देर तक मुझे एक वजीफ़ा याद करवाता रहा। जब उसने समझ लिया कि वजीफ़ा मुझे अच्छी तरह याद हो चुका है तो उसने मुझे वजीफ़ा दोहराने को कहा। मैंने वजीफ़ा दोहराया तो उसने मेरे गिर्द एक हिसार कायम किया। अब मुझे 40 रोज़ का उसका बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ना था। मेरी पुश्त पर चमेली के तेल से रोशन किया हुआ चिराग जल रहा था और मेरी नज़रें अपने साये के रगो गुल पर जमी थी और मैं मजजूब का सिखाया हुआ वजीफ़ा पढ़ रहा था। मेरे वजीफ़ा शुरू करते ही मजजूब जा चुका था। चंद रोज़ तक कब्रिस्तान की वीरानी और पुरस्रार माहौल ने मेरे महवियत में खलल डाला। मैं शिकस्ता झोंपड़ी में तन तनहा बैठा रहता। इस अंधेरी रात में किसी जी नफ्स का नामो निशान तक न था। ना कुछ खाने को था और ना कुछ पीने को, और मजजूब भी जा चुका था। वो मुझे चिल्ले के दौरान कभी नजर नहीं आया। दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता, पर रात का सन्नाटा अक्सर मुझे खौफजदा कर देता। पहले पहल तो मैं बहुत डरा और सहमा हुआ था। कभी कभार तो ऐसा लगता कि अभी कब्रों से मुर्दे निकलकर मुझे दबोच लेंगे या कोई भूत या चुड़ैल कहीं से नमदार होकर मेरा खून पी जाएगी। दिन तो सुकून से गुजर जाता, लेकिन रात होते ही कब्रिस्तान का माहौल खौफनाक हो जाता। अगर कहीं किसी दरख्त का पत्ता भी गिरता तो किसी बदरूह का गुमान मुझे डरा देता, मगर उसके बावजूद मैं वजीफे में मसरूफ़ रहा। हमजाद का अमल रात में ही करना पड़ता था। चिराग की रोशनी में और दिन भर में हमजाद के तस्वुर में गर्क रहता। किसी से मिलने और बात करने की ममानियत थी। कब्रिस्तान में मुझे तीसरा रोज़ था कि एक शख्स अपने करीबी अजीज़ की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया। मुझ पर एक नज़र डाली और फातिहा पढ़कर चला गया। 3 या 4 घंटों बाद वो शख्स दोबारा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में खाना और पानी की बोतल थी जो उसने मुझ से थोड़े फासले पर रखी और फिर वापस लौट गया। वो मुझे कोई पहुंचा हुआ शख्स समझा था जो इंसानों से दूर इस वीराने में इबादत में मसरूफ़ था। फिर तो ये उसका रोज़ का मामूल बन गया। वो मेहरबान आदमी दिन में एक दफ़ा ज़रूर खाना और पानी लाता और मुझे बुलाए बगैर एक तरफ रख कर चला जाता। अब मेरा साया भी मुतहरक हो चुका था। वो हिलता जुलता और मुझे खौफजदा करने की कोशिश करता। बाज़ औक़ात रात को कब्रिस्तान खौफनाक चीखों से गूंज उठता, मगर मैं कोई ध्यान दिए बगैर वजीफ़ा पढ़ने में मशगूल रहता। 10वें रोज़ आधी रात के करीब जब मैं अपने साये के नज़रें जमाए वजीफ़ा पढ़ रहा था कि मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मुझे अपनी शनासा लग रही थी। मैंने बेख्तियार आवाज़ की सिमत देखा और खौफ से लरज़ पड़ा। मेरी नज़रों के सामने मेरे चाचा गुलजार थे। उन्हें 3-4 कफन पोश मुर्दों ने घेर रखा था और चाचा चीखते हुए कह रहे थे, आयान मुझे बचाओ। फिर मेरी नज़रों के सामने उन मुर्दों ने अपने दरांती नमा नाखूनों से चाचा की शारक काट डाली और भयानक अंदाज में चीखते हुए मेरी तरफ दौड़े। मेरा तो जैसे खून खुश्क होने लगा। करीब था कि डर कर हिसार से बाहर निकलता। मुझे मजजूब की हिदायत याद आ गई। उसने कहा था कि जब तक हिसार में हूँ मुझे कोई बला नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और अगर मैं वक्त से पहले हिसार से बाहर निकला तो मारा जाऊँगा। कुछ ही देर बाद माहौल पर खामोशी छा गई। 40वें रोज़ मैं अपने साए पर नज़रें जबाए मामूल के मुताबिक वजीफ़ा पढ़ रहा था कि मेरे साए ने मुजस्सम इंसान का रूप धार लिया। वो हूबहू मेरा हमशक्ल था और हिसार से बाहर खड़ा गज़बनाक निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने मुझे डराया धमकाया, मगर मैं उस पर कान धरे बगैर वजीफ़ा पढ़ता रहा। रात के आखिरी पहर जब मेरा 40 रोज़ का अमल पूरा हुआ तो हमजाद का चेहरा पुरसुकून था। वो मेरे हिसार के करीब आकर बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने मजजूब की दी हुई हिदायत के मुताबिक जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने बस में करना चाहता हूँ। हमजाद ने पूछा, क्यों?
इसलिए कि मैं हस्बे ज़रूरत दुश्वार और मुश्किल कामों में तुमसे मदद ले सकूं। वो कहने लगा, क्या तुम मुझे हर वक्त तुम्हारे सामने रहना होगा? मैंने कहा, नहीं, जब मैं तुम्हें दिल में या बुलंद आवाज़ से याद करूं तो हाजिर हो जाना, मैंने जवाब दिया। हमजाद ने पूछा, क्या मुझे पेट भरकर खाना खिला सकोगे? ये सबसे मुश्किल सवाल था। अगर इसमें चूक जाता हमजाद के हाथों में मारा जाता, क्योंकि हमजाद की खुराक पूरी करना किसी इंसान बल्कि किसी जिन के बस की भी बात नहीं। मैं इस बारे में आगाह था, इसलिए इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें हर रोज़ सिर्फ 2 रोटियां दूंगा, अगर मुझे मुयस्सर हुई तो। हमजाद ने पूछा, तुम मुझे कितना अरसा अपना पाबंद रखना पसंद करोगे? 30 साल, मैंने जवाब दिया। मायदे के मुताबिक मैंने हमजाद को जाने की इजाज़त दी और हिसार से बाहर निकला। अब मैं अपने मोहसिन उस मजलूब से मिलना चाहता था जिसकी वजह से मुझे तस्खीर हमजाद में कामयाबी हासिल हुई थी। 40 रोज़ के चिल्ले के दौरान वो मजलूब मुझे नज़र नहीं आया। मैं उसका शुक्रिया अदा करके उसे अपने कामयाब होने पर खबर देना चाहता था। इर्द गिर्द का पूरा इलाका छान लेने के बावजूद जब वो मजलूब नज़र नहीं आया तो मैंने दिल ही दिल में हमजाद को पुकारा तो वो किसी जिन की तरह मेरे सामने हाजिर हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकते हो वो मजलूब कहाँ है जिससे मेरी चिल्ला शुरू करने से पहले मुलाकात हुई थी? वो कहने लगा, मैं उसके बारे में कुछ बताने से कासिर हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। उसके चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है, हमजाद ने जवाब दिया। मैंने तो पढ़ा था और सुना था कि इंसान का हमजाद बहुत ताकतवर होता है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। मैंने उसे घूरते हुए कहा, यह सच है, मगर वो मजलूब कोई आम इंसान नहीं, मावराई कुव्वतों की भी कोई हद होती है और वो नौरानी ताकतों से दूर रहती हैं, हमजाद ने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे दौलत चाहिए, मैं रातों रात अमीर बनना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने अपनी बरसों पुरानी ख्वाहिश जाहिर की। वो कहने लगा, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, इसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा, तुम सिर्फ मेरे कहने पर अमल करना, दिनों में अमीर हो जाओगे। हमजाद ने जवाब दिया और मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की और उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके साथ ही मेरे जिस्म को झटका लगा। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ रहा हूं। उसकी हिदायत के मुताबिक मेरी आंखें बंद थीं। कुछ ही देर बाद मेरे पांव ज़मीन पर टिके। मैंने आंखें खोल दी। मैं एक सड़क के किनारे खड़ा था। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? वो कहने लगा, ये कराची शहर है, और मैं हैरत से उछल पड़ा। गोया मैं मिनटों में हज़ारों मील का फासला तय करके यहाँ पहुँच चुका था। ये तिलस्माती बातें, मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं कोई अलफ लैला की कहानी पढ़ रहा हूँ। सब कुछ ख्वाब लगता। ऐसा महसूस होता जैसे अभी आँख खुलेगी और मैं बिस्तर पर सो रहा हूँगा। मैंने हमजाद के कहने पर लॉटरी के टिकट खरीदे, जुआ खेला तो मेरी जेबें नोटों से भर गईं। मैं हैरान था। फिर मैं गांव लौटा। जाते वक्त चाचा चाची और फारीना के लिए कपड़े और कीमती तोहफे ले गया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। चंद रोज़ बाद मैं इसरार करके उन्हें अपने साथ कराची ले आया और किराए पर एक पोश इलाके में बंगला ले लिया। मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। बंगले में कीमती फर्नीचर से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम कीमती चीज़ें आ चुकी थीं। चाचा चाची और फारीना हैरान थे कि नालायक आयान इतनी जल्दी दौलतमंद कैसे बन गया। मैं अपने लिए फारीना की निगाहों में छुपी पसंदीदगी देख चुका था, और सच्ची बात यह थी कि वो भी मुझे पसंद थी। मेरी ज़िंदगी के शबो रोज़ बड़ी बेफिक्री से गुजर रहे थे। एक रोज़ निस्फ शब के करीब मेरी आँख खुल गई। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था और बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। बिलाखिर जब करवटें बदल बदल कर उकता गया तो उठकर कमरे में टहलने लगा। फिर भी जब कैफियत में फ़र्क न आया तो मैं कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में आ गया। अभी मुझे वहाँ खड़े हुए कुछ देर हुई थी कि अचानक मैं चौंका। फारीने के कमरे का दरवाज़ा खुल रहा था। मैंने देखा फारीना कमरे से निकली और एक तरफ चलने लगी। उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, या शायद उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेन गेट तक जा पहुंची। पहले मैंने सोचा उसे पुकारूं, फिर मैंने इरादा बदल दिया। मैं देखना चाहता था कि रात के इस पहर वो कहाँ जा रही है। फिर उसके चलने का अंदाज भी गैर मामूली था। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो। सबसे अजीब बात कि उसके पाँव में चप्पल भी मौजूद ना थी। वो नंगे पाँव जा रही थी। मैं दबे कदमों उसका पीछा करने लगा और वो घर से बाहर निकल गई और अब सड़क के किनारे चल रही थी। रात के 1 बजे, सड़कें भी सुनसान, दिसंबर का महीना, सख्त सर्दी। आवारा कुत्ते गली के भौंक रहे थे। कोनों खुदरों में दुबके कुछ सो रहे थे, जबकि मैं सर्दी से ठिठुरता हुआ उसका पीछा कर रहा था और वो इस सब से बेनियाज सड़क पर चल रही थी।
मुझे ये डर था कि कहीं गश्त पर मामूर कोई पुलिस वाला उसे वहां न देख ले, कोई मोबाइल वैन ना पहुंचे। ऐसी सूरत में फारीना और मैं दोनों मुश्किल में पड़ जाते। हो सकता था रात किसी थाने के लॉकअप में बसर करना पड़ती। हम घर से काफ़ी फासले पर एक वीरान इलाके में पहुंच गए थे। कुछ ही दूर एक कब्रिस्तान था और मैं इतनी देर में उसकी कैफियत से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो नींद में चल रही थी। मैंने बेहतर यही समझा कि उसे रोक दूं। फारीना रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने उसे पुकारा, मगर वो मेरी बात सुने बगैर और जवाब दिए बगैर चलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहरी हो चुकी है। मैं इस बार चीखा, फारीना रुको, मगर वो रुके बगैर कब्रिस्तान के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और झंझोड़ डाला, फारीना होश में आओ, तुम कहाँ जा रही हो? ये कब्रिस्तान है। वो जवाब में कुछ ना बोली और मुड़कर मेरी तरफ देखा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उसके हलक से अजीब सी गैर इंसानी गुर्राहट नमा आवाज़ निकली और मैं शशतर रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ करता या समझता, उसने दूसरे हाथ की हथेली से मुझे धक्का दिया। मैं तकरीबन उड़ता हुआ सा पीछे जा गिरा। इस तरह अचानक गिरने से नीचे पड़े कंकर और पत्थर मेरे बदन में चुभे और तकलीफ की शिद्दत से मैं बेख्तियार चीख पड़ा। मैं हैरान परेशान था कि फारीना जैसी नाजुक अंदाम लड़की के जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो उसने एक मामूली से धक्के से मुझे गिरा दिया। फारीना कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी। मैंने उठकर दोबारा उसे रोकना चाहा। इस बार फारीना ने मुड़कर मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। उसका हाथ था कि हथौड़ा। थप्पड़ पड़ते ही मेरे कान जैसे साएं साएं करने लगे और चक्कर से आ गए। निचला होंठ दांतों से टकराकर जख्मी हो चुका था और खून बहने लगा था। मुझे ये कोई और ही चक्कर लग रहा था। औसान बहाल होते ही मैंने हमजाद को तलब किया, फारीना को रोको, ये कहाँ जा रही है? मैंने हमजाद को हुक्म दिया। फारीना उस दौरान काफ़ी आगे जा चुकी थी। हमजाद पलक झपकते में उसके करीब जा पहुंचा और फारीना के कदम रुक गए। अब वो अपनी जगह साकित खड़ी थी। उसे घर पहुंचा दो, मैंने फारीना के करीब पहुंचकर कहा। अचानक एक हेवला सा नमूदार हुआ जिसने एक देव हैकल शख्स का रूप धार लिया। उसका खौफनाक चेहरा देखते ही मेरा रवा रवा लरज उठा। उसकी अंगारा की माने दहकती आंखों से दरिंदगी और सफाकी झलक रही थी। मैं उस दहशतनाक मखलूक को देखकर खौफजदा हो चुका था। अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस लड़की को भूल कर यहाँ से चले जाओ, वो खरखराती हुई गैर इंसानी आवाज़ में बोला। और मैंने हमजाद की तरफ देखकर, जिसकी नज़रें उस खौफनाक मखलूक पर जमी हुई थी, कौन हो तुम? मैं हकलाते हुए बोला, जबकि वो खौफनाक सूरत शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता मेरी तरफ बढ़ने लगा। हमजाद की मौजूदगी के बावजूद मेरा खौफ से बुरा हाल था। टांगें लरस रही थीं और गिगी बंद गई थी। उस खौफनाक सूरत शख्स ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया कि अचानक हमजाद ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया तो उस बला के जिस्म में आग लग गई और कब्रिस्तान उसकी खौफनाक चीखों से लरज उठा। कुछ ही देर बाद वो राख की सूरत में ज़मीन पर पड़ा था। मैंने हमजाद से पूछा, ये कौन था? ये खौफनाक बदरू थी जो फारीना को अपने साथ ले जाना चाहती थी, हमजाद ने जवाब दिया। उसी वक्त मेरी नज़र फारीना पर पड़ी। वो अपने हवास में आ चुकी थी और सहमी नज़रों से इर्द गिर्द देख रही थी। शायद उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कब्रिस्तान में कैसे पहुंची। ये मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? वो खौफ से लरसते हुए बोली। तुम नींद में चलते यहाँ आ गई थी, मैंने जवाब दिया। हमजाद अभी तक अपनी जगह पर मौजूद था। तुम जाओ, कहीं ये तुम्हें देखकर खौफजदा ना हो जाए, मैंने दिल ही दिल में हमजाद को हुक्म दिया। मैं जानता था कि मुंह से बोले बगैर मेरी आवाज़ हमजाद तक पहुंच जाएगी। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ना मुझे देख सकता है और ना मेरी आवाज़ सुन सकता है, हमजाद ने कहा और गायब हो गया। मैंने खौफजदा फारीना का हाथ थामा और कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाई थे कि ठिठक कर रुक गया। हमारे सामने एक दराज कद देवहैकल शख्स मौजूद था। माथे पर अजीब, गले में मुख्तलिफ इकसाम की मालाएं। मैं देखते ही समझ गया कि वो एक साधु है। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो कहने लगा, मैं रामदयाल हूँ। तुमने मेरा रास्ता खोटा करके अच्छा नहीं किया। वो अपनी अंगारों की तरह दहकती आंखों से मुझे घूरते हुए बोला। मैंने कब तुम्हारा रास्ता खोटा किया? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने हैरत से कहा, जबकि फारीना सहम कर मुझसे चिपक चुकी थी। ये लड़की अमावस की रात एक ख़ास घड़ी में पैदा हुई। बदरू मेरे हुक्म पर इस लड़की को मेरे पास ला रही थी कि तुम आ गए। तुमने अपनी हमजाद की शक्ति से इसका अंत कर डाला। रामदयाल गज़बनाक आवाज़ में बोला। इस मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं उससे मुतासिर हुए बगैर बोला। मैं इसकी बलि देने से मेरी शक्ति में इजाफा हो जाएगा। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो हमजाद को मेरे हवाले कर दो, वरना इस लड़की को तो मैं लेकर जाऊंगा ही, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, वो सख्त लहजे में बोला।
अरे ओ पुजारी, गीदड़ की भभकी मत दो और शराफत से यहाँ से निकल जाओ, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। रामदयाल ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और ज़ेरे लब कोई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ही हमारे दाएं तरफ से बहुत से छोटे छोटे कुत्तों से मिलते जानवर नमदार हुए और गुर्राते हुए मेरी तरफ लपके। मैंने दिल ही दिल में हमजाद को पुकारा। मेरी निगाहों के सामने बिजली चमकी और जानवरों के जिस्म में आग भड़क उठी। कब्रिस्तान खौफनाक चीखों से गूंज उठा, जबकि फारीना खौफ और दहशत से गिरकर बेहोश हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो जानवर जलकर खाकस्तर हो चुके थे। मेरा हमजाद मेरे करीब नमदार हो गया और रामदयाल की कहर आलूद निगाहें हम दोनों पर जमी थी। गोया वो हमजाद को देखने की ताकत रखता था। खिलाफे तवक्को उसके बाद उसने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की और बोला, मूर्ख, ये तूने अच्छा नहीं किया, बहुत जल्द तू इसका नतीजा देख लेगा। और उसके बाद जैसे पलक झपकते ही निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं फारीना को लेकर घर आ गया। चाचा चाची सब बेखबर अपने कमरों में सो रहे थे। मैंने फारीना को उसके कमरे में बेड पर लेटाया और बड़ी मुश्किल से होश में लाया। वो अब तक खौफजदा थी। मैंने उसे समझाया कि इस वाक़या का जिक्र चाचा और चाची से नहीं करे और डरने की ज़रूरत नहीं, रामदयाल भाग चुका है। मेरी तसल्ली के बावजूद उसका खौफ कम नहीं हुआ, लेकिन यह बेहतर हुआ कि उसने दूसरे रोज़ उठते ही अपने वालिदैन से इस बात का जिक्र नहीं किया। रामदयाल वाले वाक़े को कई रोज़ गुजर गए, फिर दोबारा उससे सामना नहीं हुआ। फारीना का खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। हमजाद की मदद से मेरी दौलत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। मेरा बैंक बैलेंस लाखों तक जा पहुंचा। कार भी खरीद ली और मेरे दिन फिर चुके थे। मुफ्त की दौलत से मेरी हालत दीवानों की सी हो गई। मैं मजजूब की नसीहतें भुला चुका था। जब रुपया पैसा बगैर किसी मेहनत के हासिल हो जाए तो इंसान की हालत दीवानों जैसी हो जाती है, उसे उसकी कदर नहीं रहती और वो इखलाकी तौर पर पस्त हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं नित नई चीज़ें खरीदने लगा। मेरी हर रात ऐशो इशरत में गुजरने लगी। हसीन व जमील लड़कियां मेरे करीब आने लगी और मैं ज़िंदगी के नए मज़े से आशना हुआ। अपनी अयाशियों के लिए मैंने एक दूसरे इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। मैं दिन भर घर पड़ा रहता और रात को घर से बाहर निकल जाता। एक शब मैं होटल में बैठा था कि मेरी शनासाई एक फैमिली से हो गई। मियाँ बीवी उम्र रसीदा, जबकि उनकी दो लड़कियां जो कि खूबसूरती में अपना सानी न रखती थी। एक का नाम शारदा और दूसरी का नाम काजल था। मैं हमजाद की मदद से उन सब से बेतकल्लफ हो गया। अच्छी गपशप रही। मेरी तवज्जो काजल पर मरकूज़ रही और फिर मैं काजल से दोबारा मिलने का वादा करके गाड़ी में बैठा ही था कि हमजाद नमदार हुआ। ये खिलाफे तवक्को था। वो कभी बिन बुलाए आया नहीं था। क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। रामदयाल अपना वार करने में कामयाब हो गया। तुम्हारे चाचा और चाची इस दुनिया में नहीं रहे और फारीना को अगवा कर लिया गया। ये सब उस वक्त हुआ जब तुमने मुझे होटल में तलब किया था। वो शैतान हमारी लम्हाती कोताही से फ़ायदा उठा गया, हमजाद ने जवाब दिया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं न जाने किस तरह घर पहुंचा। चौकीदार कॉरिडोर में बेहोश पड़ा था। उसके सर पर शदीद किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा था। चाचा की लाश उनके कमरे के फर्श पर पड़ी थी। उससे कुछ फासले पर चाची का बेहिस्सो हरकत जिस्म भी पड़ा था और दोनों के जिस्मों पर खंजर के जख्मों के निशानात थे। फर्श उनके खून से सुर्ख हो रहा था। मैं चीखता हुआ चाचा की लाश से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। हमजाद मेरे करीब ही शर्मिंदा ताबीर खड़ा था। हालांकि इस साने में उसकी गफलत नहीं, मेरी बेवकूफ़ी का हाथ था। ना मैं उसे होटल में तलब करता और ना रामदयाल हमारी इस गफलत से फ़ायदा उठाता। मैं रोते रोते अपने बाल नोचने लगा। उसी वक्त मेरी नज़र चाचा के बेजान जिस्म के करीब पड़े खंजर पर पड़ी, जो खून आलूद था। गालिबन उसी खंजर से उन दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। मैंने लपक कर खंजर उठाया और खंजर की खून आलूद धार को देखकर हिज़यान बकने लगा। रामदयाल, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और साथ साथ रोता जा रहा था। मेरी आहजारी के दौरान हमजाद गायब हो चुका था। मैं सख्त जहनी सदमे से दोचार था। माँ बाप के बाद मेरे आखिरी रिश्तेदार को भी वो जालिम पुजारी ख़त्म कर चुका था। न जाने कितनी देर बीती, मुझे कुछ होश न रहा। अचानक कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा। वो निस्फ दर्जन पुलिस एहलकार थे। उनके साथ हमारा चौकीदार भी था। मेरे खून में डूबा लिबास और हाथ में खून आलूद खंजर मुझे मशकूक बना रहे थे। तुमने इनको कत्ल क्यों किया और इनकी बेटी का अगवा करके कहाँ रखा है? इंस्पेक्टर के अल्फाज मेरी समाज से बम की तरह टकराए। ये क्या बकवास है? ये मेरे चचा और चाची से, भला मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? और जिस वक्त इनका कत्ल हुआ मैं फलां होटल में था। मैं हिज़यानी लहजे में चीख पड़ा। मगर तुम्हारे मुलाजिम का बयान है कि इन मियाँ बीवी के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। इंस्पेक्टर के अल्फाज सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन फट गई हो।
और मैं उसमें समा चुका हूँ। मैंने हैरत से अपने मुलाजिम अजीज की तरफ देखा। हाँ, मेरी आंखों के सामने आयान साहब घर में दाखिल हुए और अपने चचा और चाची को कत्ल करने के बाद मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार किया, अजीज ने कहा, और मैं हैरत से उसे देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अजीज मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा था। उस वक्त मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। मैं अजीज पर झपट पड़ा और उसे गिरबान से पकड़ लिया। जलील नमक हराम, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सिपाहियों ने मुझे घसीट कर उससे अलग किया और मेरे चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर मुझे हथकड़ी डाल दी। ये जुल्म है, मेरे चाचा चाची की लाशें लवारसों की तरह पड़ी हैं और तुम मुझे बेगुनाह गिरफ्तार कर रहे हो, मैं चिल्लाने लगा। मगर उन जालिमों ने मेरी एक न सुनी और राइफलों के बट से मुझे मारना शुरू कर दिया। और फिर किसी सिपाही की राइफल का बट मेरे सर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मौजूद था। मुझसे कुछ फासले पर वही इंस्पेक्टर जिसने मुझे गिरफ्तार किया 2 सिपाहियों समेत मौजूद था। मैं कराते हुए उठा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उन जालिमों ने मुझे इस कदर बेरहमी से मारा था कि मेरा पूरा बदन अब तक दुख रहा था। हाँ, क्या ख्याल है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? इंस्पेक्टर ने मेरे पहलू में लात रसीद करते हुए कहा। मैंने कहा ना, ये मुझ पर झूठा इल्जाम है, मैं कराते हुए बोला। बच्चों, इंस्पेक्टर साहब के आगे तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बता दो। वैसे भी FIR तो तुम्हारे नाम कट चुकी है और तुम्हारा मुलाजिम कत्ल का चश्मदीद गवाह है, तुम्हें तो फांसी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद अपना जुर्म कबूल कर लो। बहरहाल मैं तुम्हें सोचने का एक मौका देता हूँ। शाम तक अच्छी तरह सोचो, वरना कमरे तफ्तीश में जाकर तुम वो जुर्म भी कबूल कर लोगे जो तुमने नहीं किए। वो मुझे डराने धमकाने के बाद सिपाहियों समेत लॉकअप से चला गया। ये मेरे लिए बेहतर भी था। खुशकिस्मती से लॉकअप में मेरे अलावा कोई दूसरा मुलजिम नहीं था। मेरा जहन भी काम करने लगा था। मैं अगर चाहता तो पुलिस एहलकारों के सामने ही हमजाद को तलब करके उन्हें सबक सिखा सकता था, लेकिन ये मुनासिब ना होता और इस तरह मैं हर एक की नज़र में भी आ जाता। मैंने कुछ देर बाद हमजाद को तलब किया। वो लम्हा भर में मेरे सामने हाजिर हो गया। उसकी आंखों में गुस्से और मायूसी के मिले जुले तासरात थे। तुम अब तक कहाँ थे और वो मरदूद पुजारी कहाँ है और उसने फारीना के साथ क्या किया है? रामदयाल के एतराफ अजीब सी धुंध छाई हुई है। मैंने तुम्हारे हुक्म के बगैर उसे ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन उसके और मेरे दरमियान एक अनदेखी दीवार हाइल है, इसलिए मैं उसकी खोज नहीं लगा सका। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बिलाखिर मैं उसका सुराग लगा ही लूंगा। हमजाद ने जवाब दिया। तुम अपनी नाकामी का इजहार कर रहे हो, हालांकि हमजाद की ताकत लामहदूद होती है। मैं गुस्से में कह गया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मावराई कुव्वतों की भी कुछ हदूद होती हैं और हर शेर पर सवा शेर मौजूद है। अगर ऐसा ना हो तो ये दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। हमजाद ने जवाब दिया। अब मुझे उन आहनी सुलाहों के पीछे से निकालोगे या यूं ही बातें करते रहोगे? मैंने बेजार कुन लहजे में कहा। यह मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हमजाद ने लॉकअप के दरवाजे पर लगे ताले की तरफ इशारा किया और ताला खुल गया। मैं खड़ा हुआ ही था कि दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया। मैं लॉकअप से निकलकर कॉरिडोर में आ गया, जहां 2 संतरी खड़े थे। मुझे अपने सामने देखकर उनके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। उन्होंने राइफलों का रुख मेरी तरफ किया ही था कि हमजाद ने उंगली से उनकी तरफ इशारा किया और वो दोनों किसी मुजस्मे की तरह साकित हो गए। अब तुम बआसानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाओगे। मैंने कुछ देर के लिए यहाँ मौजूद हर शख्स को साकित कर दिया है, हमजाद ने कहा, और मैं उसके हमरा साकित खड़े सिपाहियों के दरमियान से गुजरता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। वहां से मैं सीधा घर गया, नकदी और जेवरात समेटे और फौरन वहां से निकल खड़ा हुआ। मुझे मालूम था शहर भर की पुलिस मेरे फरार की खबर सुनते ही मेरी तलाश में सरगर्दा हो जाएगी, इसलिए मैं जल्द अज जल्द इस शहर से दूर जाना चाहता था। मैंने बेहतर यही जाना कि इधर उधर भटकने के बजाय गांव चला जाऊं। खुशकिस्मती से बिना किसी रुकावट के मैं ट्रेन में सवार हो गया। जब मैं अपने शहर दीना की हदूद में दाखिल हुआ तो रात के 10 बज रहे थे। सागरी के गले कूचे रात के पहर सुनसान थे। मैं बजाय घर जाने के वीरान रेस्ट हाउस में गया। पूरा रेस्ट हाउस गर्दो गुबार से अटा पड़ा था। मैं कॉरिडोर से होता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ जहां बरसों पुराना बेड पड़ा था। मैंने बेड पर पड़े मैट्रेस को झाड़ा और अंधेरे में ही उस पर दराज हो गया। अगर मैं पहले वहां आया होता तो तन्हा कभी भी इस रेस्ट हाउस में रात न बसर करता, लेकिन हमजाद जैसी मावराई कुव्वत की वजह से मुझे हौसला था। तवील सफर से काफी थक चुका था, इसलिए जल्द ही नींद आ गई। सुबह जल्दी ही आंख खुल गई। इस वीरान रेस्ट हाउस के करीब ही पानी का एक कुदरती चश्मा था। वहां नहाया और रेस्ट हाउस में लौट आया। नाश्ते जैसे मामूली काम के लिए हमजाद को जहमत देना पड़ी, क्योंकि फिलहाल मैं गांव में किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। रेस्ट हाउस मेरे लिए बेहतरीन ठिकाना था,
क्योंकि सागरी के रिहायशी तोहमात की वजह से यहाँ का रुख नहीं करते थे। रामदयाल फिलहाल रुपोश था। फरीना के बारे में सोच सोचकर दिल बैठ रहा था कि रामदयाल ने उसके साथ क्या किया होगा। बैठे बैठे अचानक एक ख्याल मेरे जहन में लपका। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा था कि मेरी माँ हवेली की छत से गिरकर कुदरती तौर पर नहीं मरी, बल्कि उसे गिराया गया था। क्यों ना इस सिलसिले में हमजाद से मालूमात हासिल करूं। मैंने फौरन ही हमजाद को तलब किया। मैं जानना चाहता था कि बरसों पहले मेरी माँ अजरा खातून हवेली की छत से कैसे गिरी थी। मैंने बेचैन लहजे में पूछा। हमजाद ने बोलना शुरू किया। अजरा खातून गांव की हसीन तरीन औरत थी। जागीरदार मुजफ्फर की शुरू से ही उस पर नज़र थी, लेकिन वो उस पर अपने हाथ इस तरह साफ करना चाहता था कि किसी को कानो कान खबर ना हो। तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद उसने अजरा खातून को हवेली में मुलाजमत की पेशकश की, जिसे मुआशी मजबूरी की वजह से उसने कबूल कर लिया और मुजफ्फर मुनासिब ताक में रहने लगा। उसने अपने शैतानी मकसद के हसूल के लिए हवेली के नए मुंशी खैरदीन को अपना शरीके राज बना लिया। एक शाम मंसूबे के मुताबिक खैरदीन ने अजरा खातून को हवेली की छत पर मौजूद कमरे की सफाई का हुक्म दिया। वो हवेली की बालाई छत पर पहुंची और अभी कमरे की सफाई का आगाज ही किया था कि खैरदीन और मुजफ्फर अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए कमरे में दाखिल हो गए। अजरा खातून ने मुजफ्फर की आंखों में हवस देखकर वहां से भागना चाहा, मगर उन दोनों ने उसे बेदस्तों पा कर दिया। खैरदीन कमरे से बाहर निकल गया और मुजफ्फर अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के बाद कमरे से बाहर निकला। अजरा खातून गैरतमंद औरत थी। उसे मालूम था कि मुजफ्फर के खिलाफ जबान खोलने की सूरत में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा वो खुद बदनाम होगी। उसने बेहतर यही जाना और हवेली की बुलंद छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का मुंह जागीरदार की दौलत और गांव वालों का मुंह उसके खौफ ने बंद कर दिया। इस वाकया को हादसा करार दे दिया गया। माँ की दर्दनाक मौत की कहानी सुनकर मेरे सीने में आतिशे इंतकाम के शोले भड़क उठे। रामदयाल तो मेरी दस्तरस से बाहर था, लेकिन मेरी माँ का कातिल मुजफ्फर मेरे इलाके में मेरी नजरों के सामने था। मुजफ्फर अपनी शानदार हवेली में शानो शौकत से रहता था। उसकी 2 बेटियां साइमा और रुखसाना थीं और सिर्फ एक ही बेटा जमील था जो अब नॉर्मल था। उसे खतरनाक दौरे पड़ते थे। मैं अपनी माँ के कातिल को इबरतनाक सजा दूंगा। आज रात उसकी दोनों बेटियों को हवेली से उठाकर ले आओ, ताकि उसे भी पता चले कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती है। इंतकाम के जज्बे ने मुझे उस वक्त अंधा कर दिया। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि इंतकाम के चक्कर में मत पड़ो। वैसे भी मुजफ्फर को कुदरत की तरफ से उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। उसका बेटा उसकी दौलत और जायदाद का वारिस पागलों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है, और तुम्हारी माँ का दूसरा मुजरिम चंद साल पहले सांप के काटने से मर चुका है। उसका इशारा मुंशी खैरदीन की तरफ था। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं, जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हमजाद को सख्त तेवरियों से घूरा। आधी रात के करीब रेस्ट हाउस के कमरे में मुजफ्फर की दोनों बेटियां मौजूद थीं। दोनों ही हुस्नो जवानी में यकता थीं। हमजाद उन्हें मेरे कमरे में छोड़कर जा चुका था। फिलहाल वो दोनों बेहोश थीं। मैंने रेस्ट हाउस के तकरीबन तमाम दरवाजे बंद कर रखे थे। कुछ ही देर में वो दोनों होश में आ चुकी थीं और फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगीं। मौसम के तेवर भी बदल चुके थे और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे सीने में इंतकाम का तूफान था। तुम कौन हो और हम यहाँ कैसे पहुंचे? रुखसाना ने हकलाते हुए खौफजदा लहजे में पूछा। मैं तुम्हारे बाप मुजफ्फर के जुल्म का शिकार हूँ। उसने बरसों पहले जो जुल्म मेरी माँ के साथ किया था, वो अब तुम दोनों को सहना पड़ेगा, ताकि वो तुम्हें देखकर सारी जिंदगी रोता रहे। मैंने जवाब दिया, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? जो किया हमारे बाप ने किया। साइमा ने कहा। उनके चेहरे खौफो हिरा से जर्द पड़ चुके थे। सच कहूँ तो बरसों पुरानी इस रात को याद करके मुझे अब भी पशेमानी का एहसास होता है। जुर्म उनके बाप ने किया था और सजा बेटियों को मिली। दोनों अंधेरे कमरे में गिरती पड़ती इधर उधर भाग रही थी और मैं किसी वहशी जानवर की तरह उन पर झपट रहा था। वो अपने बचाव के लिए ज़बरदस्त मुज़ाहमत कर रही थी। इसी कशमकश के दौरान मैंने एक को दबोच लिया। दूसरी ने उसे बचाने की कोशिश की। मैंने उसे ज़ोर से धकेला और वो लड़खड़ाती हुई दीवार से जा टकराई और एक तरफ गिर पड़ी। कमरा उनकी सिसकियों से गूंज रहा था और मेरे जज्बे इंतकाम को तस्कीन मिल रही थी। वो दोनों मेरे अंधे इंतकाम का शिकार हो चुकी थी और एक तरफ बिखरी पड़ी सिसक रही थी। और रात के 3 बज चुके थे। मैं उन दोनों सिसकते वजूद के करीब बेसुध पड़ा था कि अचानक चौंक कर उठ खड़ा हुआ। रेस्ट हाउस के बाहर बहुत से अफराद के भागने और शोर करने की आवाज़ें आ रही थी। एक भारी भरकम आवाज़ गूंजी। वो राक्षस इसी लम्हे अंदर है। नारियों को उसने यहाँ कैद कर रखा है। इस आवाज़ को सुनते ही मैं पहचान गया। मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह गया।
ये मेरे अजली दुश्मन राम दयाल की आवाज़ थी। दरवाज़ा तोड़कर अंदर जा घुसो। एक दूसरी आवाज़ आई, ये मुजफ्फर था। फिर दरवाजे पर ज़रबें लगने लगीं। मैं जानता था कि रेस्ट हाउस का बरसों पुराना दरवाज़ा उनके हमलों को सह न पाएगा। वो एक बार अंदर दाखिल हो जाते तो मेरा बचना नामुमकिन था। मैंने घबराकर हमजाद को पुकारा, मगर वो हाजिर ना हुआ। मेरी घबराहट में इजाफा हो गया। मैं चारों तरफ से अपने खून के प्यासे दुश्मनों में घिर चुका था और बार बार पुकारने के बावजूद हमजाद हाजिर नहीं हुआ था। मैं कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर में भागता हुआ जीने की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे दरवाज़ा टूट गया और बहुत से अफराद भागते हुए कॉरिडोर में दाखिल हो गए। उनमें सबसे आगे राम दयाल और मुजफ्फर थे। मैं जान बचाने के लिए छत पर मौजूद एक कमरे में जा घुसा और कमरे का दरवाज़ा अंदर से मुकफ़ल कर दिया। मेरी जान के दुश्मन छत पर पहुंच चुके थे। रेस्ट हाउस उनकी ललकारों से गूंज रहा था और साथ में राम दयाल की गूंजदार आवाज़ सुनाई दे रही थी, और राक्षस, आज तेरा बचना नामुमकिन है। हवेली के चारों इतराफ मेरे बैर मौजूद हैं। अब तेरा हमजाद भी तुझे नहीं बचा सकता। मैं कमरे में छुपने की जगह ढूंढ रहा था, मगर मेरे लिए कोई जगह अमान नहीं थी। इधर मेरे दुश्मन उस कमरे के दरवाजे पर तब आजमाई कर रहे थे जिसमें मैं रुपोश था। कमरे का दरवाज़ा किसी भी लम्हे टूट सकता था। मैं बाएं तरफ मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की के पट खोल दिए। खिड़की के आगे 2 फीट का छज्जा था और तकरीबन 25 फीट नीचे रेस्ट का अहाता था। मैं खिड़की पर चढ़ा ही था कि कमरे का दरवाज़ा टूट गया तो राम दयाल और मुजफ्फर समेत 8-9 अफराद कमरे में दाखिल हुए। उनमें से कुछ के हाथों में राइफलें और कुछ कुल्हाड़ी थामे हुए थे। सोचने का वक्त ही नहीं था। मैं राहदारी में खड़ा 25 फीट नीचे देख रहा था। मेरी मिसाल उस फाख्ता की तरह थी जो दरख्त पर बैठी है और नीचे शिकारी राइफल से निशाना बांधे खड़ा है और दरख्त के इर्द गिर्द फिजा में अकाब परवास कर रहा है। अगर मैं वहीं खड़ा रहता तो मेरे दुश्मन मेरे जिस्म के टुकड़े कर देते, और अगर कूदता तो टांगे बाजू टूट जाते और दुश्मन लाजमन मुझे दबोच लेते। उस सूरत में भी मौत थी। मैं छज्जे से लटक गया। इस तरह फासला महज 15 फुट रह गया। पकड़ो इसे, राम दयाल की आवाज़ सुनाई दी। फिर कोई खिड़की में चढ़ा और मैं बिला खौफो खतर नीचे कूद गया। नीचे कूदने से मेरी कलाइयाँ और घुटने जख्मी हुए। मैं हिम्मत करके लड़खड़ाता हुआ अहाते में दौड़ा। बारिश बदस्तूर बरस रही थी। खुली फिजा में आते ही मैं लम्हों में भीग गया। मैं अहाते की दीवार फलांग कर चंद कदम ही आगे गया था कि बारिश के बायस होने वाले कीचड़ में फिसल कर गिर गया। दोबारा उठने की कोशिश के दौरान 3 हमलावर मुझ तक पहुंच चुके थे। एक का हाथ हरकत में आया और राइफल का दस्ता मेरे सर पर पड़ा तो निगाहों के सामने सूरज सा तलू हुआ। जहन पर धुंध सी छाने लगी। मैंने डूबते हुए जहन से देखा दूसरे 2 अफराद राइफलों की नाल मेरी कनपट्टी से लगाकर ट्रैगर दबा रहे थे। मैंने डूबते हुए जहन से दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारा। उस आखिरी लम्हे में मैं हमजाद को भूलकर खालिक हकीकी को पुकार बैठा था। शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसान को आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ज़रूर याद आता है। और फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा। मेरा बदन यख बस्ता हवाओं की जद में था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन ये शदीद तरीन सर्दी भी मुझ पर असरअंदाज नहीं थी। शायद मैं मर चुका था और मेरे हवास मुअत्तल हो चुके थे। ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही किसी तकलीफ का एहसास था। वैसे मैंने सुन रखा था कि मरने के बाद जिस्म हर एहसास से आरी हो जाता है। तो क्या मैं मर चुका था? लेकिन मैं सोच क्यों रहा था? क्या मरने के बाद भी इंसान सोच भी सकता है? गर्ज के सोचों की यलगार मेरे दिमाग पर हावी थी। उनमें से एक सोच ये भी थी कि शायद रुखसाना और साइमा पर जुल्म करने की वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था। गर्ज के तरह तरह की सोचें थी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर न जाने कितने दिनों बाद एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर इसने पलकें झपकी हैं। ये जुमला इंग्लिश में कहा गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। पहले धुंधले धुंधले नकूश दिखाई दिए, कुछ देर बाद साफ दिखाई देने लगा। ये किसी हॉस्पिटल का कमरा था। मेरे करीब ही एक नर्स खड़ी थी जो शक्लो सूरत से अंग्रेज़ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक अंग्रेज़ डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया, डॉक्टर ने इंग्लिश में कहा और मेरा मुआयना करने लगा। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। यूं लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा बदन बेहिस्सो हरकत हो चुका है। डॉक्टर मेरा इरादा भांप कर बोला, फिलहाल तुम उठ नहीं सकते। अरसा दराज से एक ही जगह पड़े रहने से तुम्हारा जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चला था। तुम्हारे सर पर शदीद तरीन चोट आई थी और तुम कोमा में चले गए थे। वैसे शक्लो सूरत से तुम एशियाई दिखाई देते हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अंग्रेज़ डॉक्टर बोला और मैं हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अस्पताल का शानदार एसी रूम ये जाहिर कर रहा था कि ये कोई महंगा और जदीद तरीन हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल के अमले का अंग्रेज़ होना समझ से बाहर था। उनका मुझे एशियाई कहना भी उलझन में डाल रहा था।
मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद था। हमजाद का तस्खीर करना, राम दयाल का फारीना को अगवा करना, मेरे चाचा चाची को कत्ल करना, और फिर मेरा सागरी पहुंचना, साइमा रुखसाना पर सितम ढाना, और फिर मुझे रेस्ट हाउस में घेर लिया गया। हमजाद भी मेरी मदद करने से कासिर था, और फिर मुझे मुजफ्फर के कारिंदों ने घेर लिया और शदीद तरीन चोट से मैं होशो हवास खो बैठा। क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें यादाश्त मुतासर तो नहीं हुई? ऐसे केसेस में अक्सर हो जाता है ऐसा। डॉक्टर इंग्लिश में बात कर रहा था जो बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में आ रही थी। डॉक्टर साहब, मेरा नाम आयान है और मेरा ताल्लुक ज़िला जेहलम के एक देहात से है। मेरे दुश्मनों ने मुझ पर चंद दिन पहले हमला किया और मैं बेहोश हो गया। वैसे मुझे हॉस्पिटल में लाया कौन था और मैं कितने दिनों बाद होश में आया हूँ? शायद ये कराची का कोई हॉस्पिटल है, मैंने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा। जेहलम, सागरी, कराची, वो इस्तेजाब अंगेज हैरत से बोला। फिर कदरे तवक्कुफ से कहा, तुम सर पर लगने वाली चोट के बायस कोमा में चले गए थे और पूरे 2 साल के बाद होश में आए हो, और ये लंदन का एक हॉस्पिटल है। तुम्हें यहाँ मिस मैरी ने एडमिट करवाया था, और हाँ, मेरा नाम डॉक्टर स्मिथ है और ये सिस्टर जूली हैं। डॉक्टर स्मिथ ने तफसील से मेरे सवाल का जवाब दिया और मैं शशदर रह गया। गोया मुझे 2 साल बाद होश आया था, लेकिन मैं पाकिस्तान से लंदन कैसे पहुंचा और ये मेरी कौन है? सोच का एक और नया बाब खुल चुका था। डॉक्टर नर्स को मेरे बारे में हिदायत करके जा चुका था। नर्स ने कुछ देर बाद मुझे ड्रिप लगाई और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब मैं आंखें मूंदे लेटा तो एक मानूस आवाज़ मेरी समात से टकराई। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैंने आंखें खोल दी। हमजाद मेरे करीब ही मौजूद था। मैं यहाँ कैसे पहुँचा और डॉक्टर क्या कह रहा है कि मुझे 2 साल बाद होश आया? मैंने बेचैन लहजे में पूछा। डॉक्टर सच कहता है, तुमने इंतकाम के चक्कर में गलत कदम उठाया। शायद उन लड़कियों की बद्दुआ थी जो तुम्हें लगी। राम दयाल, जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मौका की तलाश में था, उसे अपने बैरों से जैसे ही पता चला कि तुम क्या गलती कर बैठे हो, वो लम्हों में मुजफ्फर की हवेली में जा पहुंचा। हवेली में दोनों लड़कियों की गुमशुदगी से कोहराम मच चुका था। ऐसे में राम दयाल मुजफ्फर से मिला और तुम्हें इस रेस्ट हाउस में घेर लिया। वो निहायत ही अयार और मकार पुजारी है। वो जानता है कि मेरे होते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने रेस्ट हाउस के गिर्द मजबूत नादीदा बंदिश का जाल बिछा दिया, इसलिए मैं तुम्हारे बार बार पुकारने के बावजूद रेस्ट हाउस में दाखिल नहीं हो सका। लेकिन बेहतर यह हुआ कि तुम रेस्ट हाउस से किसी तरह बाहर पहुंच गए। मैं जब तक पहुंचता तुम बेहोश हो चुके थे और वो तुम्हें जान से मारने ही वाले थे कि मैंने तुम्हें चश्मे ज़दन में वहां से गायब किया और कोसों दूर निकल गया। बाज़ मामलात मावराई कुव्वतों के बस के नहीं होते, जैसे तकदीर और किस्मत। आगे क्या होगा ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है, और मौत के मामले में भी मावराई कुव्वतें बेबस हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम जिंदा बचोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारा गुलाम होने के बायस तुम्हें बचाने की जिद्दोजहद की और एक बड़े अस्पताल की इमरजेंसी के सामने ले जाकर डाल दिया। फिर मैं इसी अस्पताल से एक सीनियर डॉक्टर के दिमाग पर काबिज होकर इसे तुम तक लाया। तुम्हारी जिंदगी तो बच गई, लेकिन तुम कोमा में चले गए। मैं बदस्तूर उस डॉक्टर के दिमाग पर काबिज था। मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों से डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि तुम्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। ये बड़ा मुश्किल काम था, किसी आम आदमी के बस की बात ना थी, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने तुम्हें चंद ही मिनटों में इस मुल्क में पहुंचा दिया। अब मसला तुम्हें किसी अच्छे अस्पताल में मुंतकिल करने का था। उसके लिए किसी मकामी शख्स की ज़रूरत थी। एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने मैंने तुम्हें एक रोल्स रॉयस की अकबी नशिस्त पर डाल दिया। ये मिस मैरी की गाड़ी थी, जो अमीर तरीन शख्स की इकलौती बेटी है। कुछ ही देर में वो शॉपिंग सेंटर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठते ही तुम्हें देखकर शशदर रह गई। मेरे लिए उसके दिलो दिमाग पर कब्जा होना मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें उस अस्पताल में एडमिट करवा दिया। कुछ रोज़ तो मैं इसके दिमाग को अपने काबू में किए रहा। फिर मैंने भांप लिया कि अच्छी लड़की है और खुलूस से दिल से तुम्हारा इलाज करवा रही है और तुमसे मुतासिर भी है। मैंने उसे भी तुम्हारी तरफ राग़िब किया, और हाँ, डॉक्टर स्मिथ ने उसे फ़ोन पर इतला दे दी है कि तुम होश में आ चुके हो, बल्कि वो इस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है और तुमसे मिलने को बेताब है, हमजाद ने कहा। और उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। एक नौजवान दोशीज़ा अंदर दाखिल हुई। मैंने उसे एक नज़र देखा और देखता रह गया। इंतहाई खूबसूरत और दरमियाने कद कामत की उस लड़की का जिस्म जैसे सांचे में ढला हुआ था। मुझे अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर वो मुस्कुराई और करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। मेरा नाम मैरी है। मुझे जैसे ही इत्तला मिली कि तुम होश में आ चुके हो तो मैं तुमसे मिलने चली आई। अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया? उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खूबसूरत थी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम मैरी हो। मैंने ठहरे हुए लहजे में इंग्लिश में जवाब दिया। अगरचे मैं इंग्लिश बोल और समझ सकता था, लेकिन इसमें ग्रामर की काफ़ी गलतियां थीं। मेरी बात का मतलब समझकर वो खिलखिला कर हंसी। मेरा नाम मैरी है, अब तुम बताओ कौन हो? उसने अपना सवाल दोहराया। मेरा नाम आयान है और मैं पाकिस्तानी हूँ।
मुझे सिर्फ इतना याद है कि कुछ नामालूम अफराद ने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। ओ गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब तुम्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया तो तुम्हारे पास से किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले जिससे अंदाज़ा होता कि तुम कौन हो और इस मुल्क में कैसे आए। बहरहाल घबराओ मत, खुदा बेहतर करेगा। इस बार उसने उर्दू में जवाब दिया और मैं दंग रह गया। तुम्हारी उर्दू बहुत साफ है, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारी मादरी ज़ुबान है। मैं हैरत से बोला। वो कहने लगी, मैंने दुनिया में बोली जाने वाली बहुत सी ज़ुबानें सीख रखी हैं। अब वो मुझसे उर्दू में ही बात कर रही थी। एक बात कहूँ, अगर बुरा न लगे तो, मैंने उसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए कहा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम बहुत, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी। शुक्रिया, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये मशरिक नहीं मगरिब है, यहाँ किसी खातून की तारीफ को बुरा नहीं समझा जाता। वैसे तुम भी किसी से कम नहीं। हमारे दरमियान कुछ इस तरह की बातें होती रहीं। इसी वक्त 2 पुलिस अफसरान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मुझसे पूछगिछ की। मैंने उन्हें वही जवाबात दिए जो मैं मैरी को अपने बारे में बता चुका था। उन्होंने मैरी से मुसाफा किया, शायद वो उसे जानते भी थे। वैसे भी अरबपति बाप की बेटी थी। मुझसे तफ्तीश के बाद वो रुखसत हो गए। उसी रोज़ मेरी सीटी स्कैन समेत बहुत से दूसरे टेस्ट भी हुए। फिजियोथेरापी समेत मुनासिब इलाज मुआवजा से मेरी हालत में बेहतरी आई। इस दौरान मेरी भी मुझसे मिलने आती रही। वो बड़ी हंसमुख और मुखलिस लड़की थी जो जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई। और मुझे हैरत इस बात पर भी थी कि एक बार तफ्तीश के बाद पुलिस या किसी दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मैरी के डैडी सर गॉर्डन भी हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए। जब मैं कभी तन्हा होता तो बोरियत से बचने के लिए हमजाद को तलब कर लेता और उससे मुख्तलिफ नौयत के मौजू पर गुफ्तगू करता। राम दयाल के बारे में उसने बताया कि 2.5 साल से अरसे में कठिन जापों और तपस्या से उसकी शक्ति में कई गुना इजाफा हो चुका है। शक्ति में इजाफे के बाद उसने अपने चारों तरफ मौजूद हिसार ख़त्म कर दिया। इस तरह वो हमजाद की नज़रों में आ गया था और इस वक्त वो हिंदुस्तान के एक पहाड़ी इलाके रामगढ़ में मौजूद था। फारीना को वो अगवा करके रामगढ़ ले गया, जहां उसने उसकी बलि दे दी। ये सुनते ही मैं भड़क उठा, लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, इसलिए दिल ही दिल में कुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। तकरीबन 3 माह बाद मैं अपने टांगों पर खड़ा हो चुका था। मैरी मुझे अपने घर ले गई। उसके महल नमा घर में दर्जनों के करीब मुलाजिम थे। वसी और अरीज गैराज में कई इकसाम की कीमती गाड़ियां मौजूद थीं। स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और जिम समेत दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। मुझे रहने के लिए जो कमरा दिया गया वो भी काफ़ी शानदार था। मैं नहाकर बाहर निकला तो एक मुलाजिम की पेंट और हाफ आस्तीन की शर्ट मेरे लिए ला चुका था। मैं लिबास तब्दील करके बैठा कि एक दूसरा बावर्दी मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने मुअद्दब अंदाज में काफ़ी और दीगर लाजमात टेबल पर सजाए और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैरी अंदर दाखिल हुई और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। हाँ तो अयाना, अब तुम बताओ तुम्हारी असलियत क्या है? और हाँ, पहले वाली बोगस कहानी मत दोहराना। सीटी स्कैन और दीगर मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो चुका कि तुम्हारी दिमागी हालत बेहतर है। तुम यादाश्त खो जाने का ढोंग कर रहे हो। पुलिस इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। मेरे कहने पर वो पीछे हट गए। तुम्हारे लिए बेहतर यही है सच बोलो ताकि मैं तुम्हारा दिफा कर सकूं। वो गंभीर लहजे में बोली। मैंने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? पुलिस ने कैसे इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान ली? मैंने उसे शक की नज़रों से देखा। मैं स्कॉटलैंड की स्पेशल एजेंट हूँ, उसने जवाब दिया और मैं हैरत से उछल पड़ा और अपनी रुदात सुना डाली, जिसे वो हैरत और दिलचस्पी से सुनती रही। फिर नाकाबिले यकीन निगाहों से मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। लगता है तुम अपने माशरे की कोई देवमालाई कहानी सुना रहे हो। मैं इस अलफ लैला की दास्तान से बहलने वाली नहीं। मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो मैं अपनी सच्चाई का सबूत दे सकता हूँ। उसने पूछा, वो कैसे? अभी तुम खुद ब खुद मुझसे गले मिलोगी और मुझे किस भी करोगी। मैं शरारत से मुस्कुराया। वो कहने लगी, इम्पॉसिबल। मगरबी माशरे में रहने के बावजूद आज तक मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और ना ही किसी को करीब आने दिया। मैंने अहद कर रखा है कि शादी से पहले किसी को करीब नहीं आने दूंगी। मैं जिन भूतों पर यकीन नहीं रखती, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, इसी सूरत में अपनी सच्चाई का सबूत दूंगा। मैं मुस्कुराया और दिल ही दिल में हमजाद को पुकारा। लम्हा भर में वो आ गया। मेरी उसे देखने से कासिर थी। मैंने दिल में हमजाद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुस्कुराया और निगाहों से ओझल हो गया। अगले ही लम्हे मैरी खुद ब खुद उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं खड़ा हो गया। मैरी ने मुझसे लिपट कर अपनी बाहें मेरे गले में हायल कर दी और अपने होंठों से मुझे प्यार किया। इधर हमजाद ने उसके जहन को आज़ाद कर दिया और वो कसमसा कर बाहर निकल गई। अब वो फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। वो किसी मशरकी दोशीज़ा की तरह शर्माने लगी। नाकाबिले यकीन, तुम कोई जादूगर हो या टेलीपैथी के इल्म में महारत रखते हो? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे माजी के बारे में बताता हूँ, मैंने कहा और हमजाद ने बोलना शुरू किया। मुझे मालूम था कि हमजाद की आवाज़ सिर्फ मैं सुन सकता हूँ।
तुम्हारी माँ मिसेस मार्गरेट कैंसर के मूजी मर्ज से आज से 10 साल पहले वफात पा गईं। सर गॉर्डन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने इस ख्याल से दूसरी शादी नहीं की कि कहीं सौतेली माँ तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करे। तुमने मार्शल आर्ट की तरबियत जापान से हासिल की। तालीम मुकम्मल करते ही तुम स्पेशल पुलिस में चली गई। मैं उसके माजी के बारे में बताता गया, जो जाहिर है मुझे हमजाद बता रहा था। तुमने कलाई में जो खूबसूरत घड़ी पहन रखी है उसमें छोटी सी डिवाइस नस्ब है जिसमें हमारी बातें इस वक्त रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन एक बात और ज़रूर तुम्हारी दिलचस्पी का सबब बनेगी, चाहो तो चेक कर लो। हमारी अब तक की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसने अपनी घड़ी में नस्ब नन्हा सा बटन दबाया और एक बार फिर नाकाबिले यकीन निगाहों से मेरी तरफ देखा। तुम वाकई जादूगर हो, मुझे यकीन नहीं आता। अभी कुछ दिन मैं यहीं तुम्हारे मुल्क में हूँ, तुम्हें खुद मुझ पर यकीन आ जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या फिर तुम चले जाओगे? तो और क्या, मैं सारी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं रह सकता। मेरा अपना वतन है जिसकी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मुझे अपनी जान से प्यारी है। और फिर मेरा असली दुश्मन राम दयाल और मुजफ्फर जिंदा हैं, मैंने कहा और महसूस किया कि मेरे जाने का सुनकर उस चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने बड़ी खूबसूरती से अपने चेहरे के तासुरात छुपाए और मुस्कुरा दी। सर गॉर्डन अक्सर कारोबारी मसरूफियत के बाद घर से बाहर रहते थे, इसलिए मेरी और उनकी मुलाकातें कम ही होती थी। मैं जान चुका था कि मैरी मुझे पसंद करने लगी, लेकिन उसका इजहार नहीं करती। उसने मुझे मुख्तलिफ किस्म का असला चलाने की तरबियत भी कर दी। कुछ ही दिनों में मेरा निशाना बेहतर होने लगा। फिर इसरार करके मुझे मार्शल आर्ट की तरबियत देने लगी। वो वाकई मार्शल आर्ट की माहिर थी। मुझे वहीं रहते कई महीने गुजर गए। कई बार जाना चाहा मगर हमजाद ने रोक दिया और कहने लगा भी हालात मुवाफिक नहीं, इसलिए मैं वहीं रुका रहा। इस अरसे में खासी बेतकल्लुफ़ी के बावजूद मैरी ने मुझसे खासा फासला रखा। मैं मैरी से मार्शल आर्ट की अच्छी खासी तरबियत ले चुका था, मगर कभी कभार होने वाली आजमाइश फाइट में उसे ज़ेर करना मेरे लिए नामुमकिन था। एक रोज़ तफरीक की गर्ज से मुझे वो एक क्लब में ले गई। ये क्लब सिर्फ उम्रा के लिए मखसूस था। अपर क्लास के लोग यहाँ जुआ भी खेलते। क्या ख्याल है, बाजी खेलोगी? मैंने सरगोशी की। नहीं, मैं हार जाऊंगी क्योंकि मैंने आज तक जुआ नहीं खेला, मैरी ने जवाब दिया। मेरा यकीन है कि आज तुम ज़रूर जीतोगी, मैंने कहा और उसने मेरे इसरार पर खेलना शुरू कर दिया। मैंने हमजाद को पुकार कर इस बारे में हिदायत दे चुका था। भला हमजाद के होते हुए मैरी से कौन जीत सकता था? फिर वो जीतती चली गई। इस क्लब में मौजूद तमाम अफराद उसे मुसलसल जीता देखकर बारी बारी खेलने लगे और हारते चले गए। जब हम क्लब से रुखसत हुए तो लाखों की रकम एक ब्रीफकेस में बंद मैरी के हाथ में थी। वो अरबपति बाप की औलाद थी। लाखों रुपए की रकम उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन जीत की रकम हो या 10 रुपए इंसान को खुश कर देते हैं। तुम तो कमाल के इंसान हो। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम इंसान के दिमाग पर काबिज होकर उससे अपनी मर्जी के बहुत से काम ले सकते हो। मैरी ने रोल्स रॉयस को आगे बढ़ाते हुए कहा, अलबत्ता मुझे तुमसे बात करते हुए डर लगता है क्योंकि तुम मार्शल आर्ट की माहिर हो और बहुत खूबसूरत भी हो। तुम्हें देखता हूं तो दिल बेख्तियार धड़कने लगता है। वो कहने लगी, मैं ऐसी इश्क व मोहब्बत जैसी फजूलियात में नहीं पड़ती। वो इतरा कर बोली, झूठ बोलते वक्त तुम्हारी आंखें तुम्हारे लबों का साथ नहीं देती। मैंने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा। ओहो, बड़ी खुशफहमी है साहब को, उसने मैनी खेस लहजे में कहा और अचानक ब्रेक पर पांव दबा दिए। सड़क टायरों की चरचराहट से गूंज उठी। आगे एक वैन आड़ी तिरछी इस तरह खड़ी थी कि हमारा रास्ता मसदूद हो चुका था। खतरे को भांपते ही मैरी ने अपने शोल्डर बैग में से पिस्टल निकाला और गाड़ी से बाहर निकली। मैंने भी उसका पीछा किया। हम मोहतात अंदाज में वैन की तरफ बढ़े और अंदर झांक कर देखा। वैन खाली थी। खबरदार, पिस्टल फेंक कर हाथ सर से बुलंद कर लो, एक गुराती आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। हमारी पुश्त पर 2 स्याह फार्म मौजूद थे जिनके हाथों में राइफलें थीं। एक ने राइफल की नाल मेरी कनपट्टी से लगा रखी थी जबकि दूसरे ने मुझे गन पॉइंट पर ले रखा था। चलो जल्दी करो बेबी, हथियार लड़कियों के हाथ में अच्छे नहीं लगते, उसे गन पॉइंट पर लेने वाले ने कहा और मेरी ने पिस्टल एक तरफ फेंक कर हाथ बुलंद कर दिए। ए हीरो, इसी तरह खड़े रहो, हिलना जुलना मत, दूसरे राइफल बरदार ने मुझसे कहा और उल्टे कदमों रोल्स रॉयस तक चला गया। दरवाज़ा खोला और रकम से भरा ब्रीफकेस उठाकर वैन में रखने लगा। मैंने हमजाद को पुकारा। उधर दूसरे सियाफाम ने मैरी को आम लड़की समझकर उससे दस्तराजी करनी शुरू कर दी। वैसे भी हमें निहत्ता देकर वो शेर हो गए थे। मैरी तेजी से तड़पी और उसकी राइफल पर हाथ डालते हुए बैग किक उसके सीने पर डाली। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया और राइफल उसके हाथों से निकल गई। मैरी फिजा में उछली और कलाबाजी खाकर किसी अजीब तरह से घूमी और हिप हिप की आवाज़ के साथ पे दर पे कई लातें उस स्याह फार्म के जिस्म पर लगाई। वो चकराता वो गिर पड़ा और गिर कर उठा ही ताकि मैरी उछलकर एक पांव पर घूमी। 3-4 किक्स उस स्याह फार्म की कनपट्टी पर लगाई। वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये लम्हों का खेल था। उधर दूसरे स्याह फार्म से हमजाद के नादीदा हाथ राइफल छीन चुके थे।
अब राइफल का कुंदा उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बरस रहा था। मेरे शिश्तर खड़ी ये मंजर देख रही थी, उसे सिर्फ राइफल नजर आ रही थी, राइफल चलाने वाला नहीं। कुछ ही देर में वो स्याफाम भी नीचे गिरकर मर चुका था। मैरी ने अपनी डिपार्टमेंट को कॉल करके वाकये की रिपोर्ट की। कुछ ही देर में वो स्याफाम भी नीचे गिरकर साकत हो चुका था। मैरी ने अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके वाकया की रिपोर्ट की। उन दोनों बेहोश स्याफामों को हिरासत में ले लिया गया और मैं मैरी के साथ उसके घर लौट गया। उस रोज़ को मैंने ख्वाब में चाचा चाची और फारीना को देखा। वो एक सहरा में परेशान हाल खड़े थे। चाचा चाची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था, जबकि फारीना की कटी हुई शारक से खून बह रहा था। चाचा कह रहे थे, आयान तुम हमें भूलकर दुनिया की रंगीनियों में खो बैठे। उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई और मंजर निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैंने घड़ी में वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। फिर मैंने रात जागते हुए गुजारी। अब मुझे यहाँ से जाना था, अपने वतन, जहाँ मेरे बचपन की यादें थी, जहाँ मेरे अपने मनो मिट्टी के नीचे सो रहे थे। सुबह नाश्ता करते ही मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मैरी से किया। मेरे जाने का सुनकर वो परेशान हो गई। उसने मुझे रोकना चाहा, मगर मेरा इरादा अटल था। अब मसला सिर्फ कागजात का था, जो मैरी की दौलत और असर और रसूख से जल्दी हल हो गया और एक नए नाम से मेरे कागजात बन गए। बिल आखिर वो दिन आ पहुंचा जब मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था और मैरी मुझे अलविदा कह रही थी। उसकी आंखें नम थीं। मैरी को अलविदा कहकर मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा कि उसकी आवाज़ सुनाई दी, आयान रुको। मैंने मुड़कर देखा, वो दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई और रोने लगी। वो रो रही थी, उसके आंसू मेरे गिरबान को भिगो रहे थे। मैरी, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और जिंदा रहा तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी, लेकिन मुझे भूलना मत, उसने रोते हुए कहा। वक्त कम था, मैंने उसे बमुश्किल खुद से अलग किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं पाकिस्तान जाने वाले तैयारे में बैठा था और जहाज़ अपने मंजिल की तरफ रवाना था और मैं सोचों में गुम था। मैं हमजाद जैसी मावराई ताकत को हासिल कर लेने के बावजूद राम दयाल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। बकौल हमजाद के, राम दयाल की शक्ति में बेपनाह इजाफा हो चुका था। दिल तो यही चाह रहा था कि अंजाम से बेपरवाह होकर राम दयाल से टकरा जाऊं, लेकिन यह बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी थी। जहाज़ महवे परवाज था, जहाज़ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और मैं सोचों में डूबा हुआ सीट के साथ सर टिकाकर लेट गया और आंखें मौंद लीं। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।